शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे, ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ। इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है। और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया। भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है।
वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है। तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या? तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। अंत भला तो सब भला। रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई। और क्या, बेटियां तो होती ही हैं बोझ। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है, देखो, मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का, उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी, बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रोली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर अब काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूँ जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना
कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यहीं नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूं ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो? देख रहा हूं मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूं और ना ही करूंगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली, जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है। रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अरे रोली, कैसी है? कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया? अरे ना ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है। और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहां रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है। उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही कोख के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। अब रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूं तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूं तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर देती है।